बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। जल्दी से बढ़ते हैं आज के इदारियों की जानिब। डॉन न्यूज़ का आज का पहला इदारिया कहता है कि IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान में क्या हलचल मचने जा रही है, तो इस हवाले से शुरू करते हैं इनका इदारिया। इस पाकिस्तान क्लोज टू सैल्वेजिंग इट्स 6 बिलियन डील विद द IMF, यानी वो बात करें कि क्या पाकिस्तान आखिरकार अपनी वो बहुत अरसे से जो तात्तुल का शिकार थी IMF के साथ उनकी डील 6 बिलियन डॉलर्स के लिए, क्या वो डील मुमकिन होने जा रही है? क्या उसमें से तात्तुल निकाला जा रहा है या इसमें मजीद कोई दूसरी अपडेट है? यहाँ पे ये वज़ीर आज़म के फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख की बातचीत का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो बहुत होपफुल हैं, बहुत पुरुमीद हैं कि IMF मिशन जो है वो पाकिस्तान जो है वो कुछ हफ्तों में आने वाला है और 2 से 3 हफ्ते में शायद IMF का मिशन जो है वो फाइनल डेट्स अपनी अनाउंस कर देंगे, हतमी तारीखें वो बता देंगे कि वो एक हतमी स्ट्रक्चरल जो है वो रिफॉर्म्स को वो देने आ रहे हैं पाकिस्तान। इस हवाले से एक फॉर्मल बातचीत होगी नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से और IMF की जानिब से, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि किन शराइत पर और किन क्लॉजेस पर मबनी ये तमाम तर मुआहिदा होगा, जिसके ज़रिए पाकिस्तान जो है वो 6 बिलियन डॉलर का उनसे वो कर्जा जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा IMF की जानिब से। गो के हफीज़ शेख इससे कहते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए ये एक अच्छी खबर है और आजकल मुल्क की मईशत के हवाले से बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं। इसमें कुछ हद तक मैं कहती हूँ इख्तिलाफ़ी राय की गुंजाइश मौजूद है, मगर यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की हद तक अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं। वो ये कहते हैं, इदारिया कहता है कि इस्लामाबाद और IMF के मिशन के दरमियान में जो बातचीत है वो होगी टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करने के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से और जो तवानाई का शोबा है पावर सेक्टर उसके हवाले से। और यहाँ भी उन्होंने हवाला दिया हफीज़ शेख का कि IMF के मिशन की तवज्जो जो है वो किन डिपार्टमेंट्स पे होगी। बातचीत करते वक्त वो कहते हैं कि अगर ये तमाम बातचीत कामयाब हो जाती है तो ये तीसरी कर्जे की किस्त होगी जो कि पाकिस्तान को 500 मिलियन की शक्ल में दी जाएगी और अब तक उस हिसाब से 1.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो इस किस्त के साथ फिर मिल जाएंगे पाकिस्तान को। और IMF की तरफ से तात्तुल का शिकार क्यों थी बातचीत, इस हवाले से वो भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था कि जून तक जो 2019 और 20 का था कि जून तक आप हमें जो बिजली की कीमतें हैं कंज्यूमर से वो फुल कॉस्ट थ्रॉटल के ऊपर आप उसको लेने का या उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का आप हमें ना कहें, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है बिजली की कीमतें कई बार पिछले अरसे में रिवाइज़ हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा उसकी कीमत पर यूनिट कर दी गई थी। अभी पिछले दिनों सस्ती बिजली तवानाई पैकेज जो वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री के लिए ऐलान किया वो भी काफ़ी मजबूरी में किया, क्योंकि इंडस्ट्री जो थी वो बहरहाल बैठती जा रही थी पाकिस्तान की। यहाँ पे वो कहते हैं कि इस डील का जो सबसे बड़ा बुरा असर पड़ा था वो भी तवानाई के शोबे में पड़ा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें पिछले साल जुलाई में जो आखिरी सिग्नेचर्स हुए थे उसके बाद से IMF ने डिले कर दिया था अप्रूवल को कि जो उनकी जो एक दूसरी हाफ ईयरली प्रोग्राम रिपोर्ट इसको कहते हैं नाज़रीन, रिव्यू रिपोर्ट होती है, उसको IMF ने रोक लिया था और ये भी उसके साथ मशरूत कर दिया था कि तीसरी किस्त भी तभी जारी की जाएगी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिजली के टैरिफ बढ़ाने के ऊपर उनसे बातचीत करेगी। गो कि एक मुश्किल वक्त आ रहा है। अगर IMF ये 500 मिलियन डॉलर देता है उसकी शराइत बहुत कड़ी हैं, जो कि मैं इस इदारिये के हवाले से अगर देखूं तो शराइत काफ़ी कड़ी हैं। 1 महीने के बाद इदारिया कहता है क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड के बाद पाकिस्तानी हुकूमत की तवज्जो जो है वो इन मालियाती और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का फ्रेमवर्क जो था जो IMF के साथ डिस्कस होना था उस पर से हट गई थी और हटनी चाहिए भी थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी तवज्जो और तवानाई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के लिए चाहिए थी, तो ये मामलात जो थे वो IMF से हटकर पेंडेमिक की तरफ चले गए। मालियाती जितने भी इक़दामात का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट किए कोविड के बाद से, सेंट्रल बैंक ने उसमें गवर्नमेंट की बहुत मदद भी की। यहाँ पर IMF इनकी तारीफ़ भी कर रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि एक बड़ी एक वसी दिल के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों की
मदद भी की, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी, एहसास कैश प्रोग्राम की बात हो रही है। और यहाँ पे IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी मुख्तलिफ हुकूमतों की मदद की ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और वो भी एक तारीफ़ के काबिल बातचीत है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अब जो हमें इक़दामात हमने किए हैं पेंडेमिक में, और उसके बाद मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं, वो हैं तो सही, मगर वो आर्जी कामयाबी है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना किया जाए, और जो जुज़ वक्ती के बजाय कुल वक्ती इक़दामात यानी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट जो है उसकी तरफ जाया जाए। इदारिया कहता है कि इस्लामाबाद और IMF को ज़रूरत है कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि जिससे पाकिस्तान की जो ग्रोथ रिवाइवल है इकॉनमी की वो ख़राब ना हो, उसके एस्पेक्ट्स जो है वो मुतासिर ना हो। और अगर IMF की तमाम तर शराइत मान ली जाती हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी एक स्टॉक मार्केट और दूसरी इकॉनमी में तेज़ी देखने में आ रही है, कहीं वो ट्रेंड ख़राब ना हो। काफ़ी हद तक इनसे मैं इत्तफ़ाक़ करती हूँ। नाज़रीन, द न्यूज़ की जानिब जाते हैं। द न्यूज़ आज सियासत पर लिखता है। इसके अलावा मैं ये बता दूं, आज इन तीनों अखबारों ने PSL पर भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन PSL ऐसा मामला आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि उसके ऊपर मैं दोबारा से बैठ के तीनों अखबारों के इदारिये पढ़ूं। तो जो कोर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें द न्यूज़ का इदारिया कि अभी तक पॉलिटिक्स देखा जाए एक जगह पर रुक गई है, आके स्टेल हो गई है, स्टैग्नेंसी है, यानी जमूद का शिकार हो गई है। मैं उर्दू बहुत कोशिश कर रही हूँ आज बोलने की, वो तमाम हजरात और ख़वातीन जो कमेंट करते हैं कि उर्दू बोले, तो प्लीज़ कुछ अरसे में ठीक हो जाएंगे, तमाम उर्दू के अल्फाज में कर दूँगी। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि क्योंकि रैलीज, जलसे, अपोजिशन के बयानात, गवर्नमेंट के बयानात, ये तमाम तरह है, लेकिन क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो इस हुकूमत को अपने कदमों से उखाड़ फेंके या उनकी जड़ें कमज़ोर कर सके? नहीं। यहाँ इदारिया ये सवाल कर रहा है कि अपोजिशन मुकम्मल तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मगर उनको वो नताइज नहीं मिल रहे जो उनको उम्मीद थी। और वो ये कह रहे हैं कि क्या उनकी इतनी भी इस वक्त जो कोशिश है वो कामयाब हो सकी है कि वो इस हुकूमत को ही उस तरह निकाल फेंके जिसका वो दावा करते आए हैं। वो कहते हैं कि अपोजिशन वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत कोविड का सहारा लेके उनसे जलसे और रैलियां ना करवाने की कोशिश कर रही है। उनकी जलसे रैली जो उनके मुताबिक बहुत कामयाब है, और वो ये कहते हैं कि अब हुकूमत पेंडेमिक का बहाना करके उनकी जलसे और रैलियां रुकवा रही है। इदारिया कहता है कि बहुत मुश्किल है कि उन अपोजिशन के इस बयानिए से इत्तफाक किया जाए, क्योंकि 2000 यौमिया केसेस कोविड के पाकिस्तान में आ रहे हैं और सूरत हाल बहुत ख़राब है। अपोजिशन अब अगर मैं ना मानूं की रट लगाए तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वो ये कहते हैं कि तमाम तो स्टेक होल्डर्स अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज़ हैं वो तमाम तरह अब आहिस्ता बातचीत की तरफ आ रही हैं, मगर कभी वो कहते हैं इससे बात नहीं करनी, उससे बात करनी है, उससे बात नहीं करनी, इससे बात करनी है। अब इस और उसका फैसला करना चाहिए PDM को, क्योंकि उनकी जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में भी मरियम नवाज शरीफ पे काफ़ी बातें की गई। द सिचुएशन इज़ नॉट गुड। आगे वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने एक मूव फॉरवर्ड के यानी एक कदम आगे बढ़ाया, ये कहकर के नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और नेशनल डायलॉग नहीं, सॉरी, वो आगे आएगा। इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत में बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ इदारिया इनसे इत्तेफाक करता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है कि तब वो तमाम तर शिकायत जो अपोजिशन की जानिब से 2018 के इलेक्शंस की धांधली के हवाले से की जाती हैं, वो इसके हवाले से अदालत में जाएं, और एक ऐसा डायलॉग क्रिएट करना चाहिए कि जिसमें रिफॉर्म्स की जाए, इस्लाहात की जाए, और वो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में धांधली को रोक सके। यहाँ पे इदारिया एक मरतबा फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता है कि मुल्क में जब तक मुकम्मल तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती, ये मामलात आप कभी भी बातों से, जलसों से, रैली से ठीक नहीं कर सकते। और इमरान खान की मिसाल सबके सामने। इमरान खान 2013 के इलेक्शंस के बाद 4 हलकों के लिए बहुत बरसों तक सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगाते रहे हैं। बहरहाल उनको फिर उसके अंदर ये पता चला कि तब तक ये मामला नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन की इस्लाहात भरपूर तरीके से नहीं लाई जाती और नहीं नाफिज की जाती। वहाँ पर नेशनल डायलॉग का भी कहा गया है कि नेशनल डायलॉग इस वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, ट्रिब्यून के किदारिये की जानिब जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वीट सीड्स, गंदम के हवाले से बातचीत हो रही है कि गंदम इस वक्त तकरीबन सिर्फ 6% गंदम के सीड्स की बात हो रही है, और बिदाने की बात हो रही है कि वो ये कहते हैं कि
6% टोटल रिक्वायरमेंट जो अगले सीज़न में पाकिस्तान की आम आवाम की मुकम्मल रिक्वायरमेंट है, पूरी उनकी रसद और तरसील के हवाले से बात की जाए, तलब और रसद में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। वे कहना चाह रहे हैं कि 6% इस वक्त पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल है और बाकी का तमाम तर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। ये यकीन यहाँ पे ये बड़े जो है आटे और शुगर माफिया की बातचीत हो रही है। और इदारिया कहता है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, मगर इसके बावजूद हमारी ज़राअत में इस वक्त देखा जाए तो हमारी गंदम, आटे और चीनी की जितनी भी तलब है वो इस वक्त मोहताज है इंपोर्ट्स के ऊपर, यानी एक्सपोर्ट्स के बजाय हम इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। और हुकूमत ये दावा करती है कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ये कम हो जाएंगी। तो अगर हमने इंपोर्ट करके ये एक ज़रूरी मुल्क होकर भी इंपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार करना है तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। मुल्क जो है, यहाँ पे आप थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ जाते हैं नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि मुल्क सिवियर शॉर्टेज यानी एक शदीद कमी का शिकार हो सकता है आगे। अल्लाह ना करे कि इसमें कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल बिगड़े, मगर वो ये कह रहे हैं कि आने वाले जो बुआई का सीज़न है गंदम की, उसके अंदर इसके बीज की जो शॉर्टेज है वो संगीन हालत इख्तियार कर सकती है। और ये तमाम तर शॉर्टेज जो है अभी उसमें एक और इजाफा होगा पाकिस्तान में। यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है, हुकूमत को इसके ऊपर जल्द अज जल्द इक़दाम उठाने चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी के हवाले से शाया हुई है, वो कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ 5,13,000 टन जो है वो स्टैंडर्ड गंदम के दाने की अवेलेबिलिटी है और पूरे मुल्क में, जबकि मुकम्मल जो तलब है वो है तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख टन इस वक्त हमें चाहिए, मगर सिर्फ 5,13,000 टन जो है वो हमें मौजूद है मुल्क के अंदर अगले साल के लिए। और ये यहाँ पे गैप एक क्रिएट कर रहा है, एक खला क्रिएट करता है 43% का, जो कि रसद तलब और जो रसद है उसके दरमियान का गैप ये बता रहे हैं। तमाम जो सूबे हैं वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इस हवाले से एक खला पैदा हो जाएगा। सिर्फ 6% पब्लिक सेक्टर के पास और बाकी तमाम प्राइवेट सेक्टर के पास है, जो कि यकीनन एक सूरत हाल संजीदगी से लिए जाने के काबिल है। यहाँ पे ऑफिशियल्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ 23,000 जो क्वालिटी का बीज है वो पैदावार उसकी हुई है पिछले साल में 2019 में, और 2020 का भी सारा साल गुजर गया, मगर कोई जो क्वालिटी गंदम का बीज है उसकी जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर उस पर खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। इदारिया कहता है कि एक्सपर्ट्स की जानिब से ये भी शिकायत है कि गंदम, कॉटन यानी कपास, शुगर, चीनी और गन्ना और चावल, यानी गंदम, कपास, गन्ना और चावल की जो इम्प्रूवमेंट है, इसकी फसल की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें भी खातिर ख्वाह कोई ऐसे नताइज देखने में नहीं मिले जो हम एक्सपेक्ट करते, जिनकी हमें तवक्को थी। यहाँ पे वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटीज़ और लेबॉर्ट्रीज़ में इस पर काम तेज़ तर किया जाए। सेनेट रिफॉर्म्स ट्रिब्यून का दूसरा इदारिया, यहाँ पे वो प्रपोज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आइनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं, जो इमरान खान ने बात की और इनकी हुकूमत अब करने जा रही है, यानी शो ऑफ हैंड्स के सीक्रेट बैलेट की जगह हाथ अपने हर जो सेनेटर है वो अपनी नशिस्त पर खड़ा होकर अपना हाथ हवा में बुलंद करके शो ऑफ हैंड दिखाकर अपना वोट जो है वो कास्ट करे। ये बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ यानी अक्सर वोट चोरी, सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग, जो सेनेटर्स के बिकने की कहानियां आम है, सेनेट के इलेक्शंस में एक मंडी सज जाती है, सेनेटर्स बिकते हैं और तमाम तर बातचीत होती है कि सेनेट का इलेक्शन इसलिए फ़लाँ हुकूमत के हक़ में गया कि हमारे बंदे बिक गए। तो और डिप्टी स्पीकर, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और चेयरमैन सेनेट हैं, उनके इंतखाब में भी ये हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट में बहुत होती है। इसको रोकने के लिए इमरान हुकूमत ने फैसला किया है कि शो ऑफ हैंड का इस्तेमाल होगा और ये आइनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी। यहाँ पे इदारिया इत्तेफाक करता है इमरान खान से, वो कहते हैं अभी भी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, मगर ये बहुत बेहतरी हो जाएगी कि पैसा चलना ख़त्म हो जाएगा। सेनेट में क्या बनेगा इतने सारे लोगों का जो सेनेट में आते ही इसलिए थे कि कमाई कर सकें, और यही बात वैसे इदारिया ने भी लिखी है, प्लीज़ इसमें मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि इसके इख्तिलाफ में भी बहुत चीज़ें आएंगी और इसके हक़ में भी बहुत चीज़ें आएंगी, मगर दुख की बात यह है कि सेनेट जितना बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, ईवान है जितना बुलंद है, जितना काबिल एहतराम है, उतना ही यहाँ पर मामला बहुत ख़राब हैं। वो कहते हैं जिन लोगों को अपने हलके का नहीं पता होता, जो अपने हलके में हार जाते हैं,
वो पैसा चला के अपने अपने पार्टी लीडरान के साथ अपनी वफादारियां साबित करके सेनेट में आ जाते हैं, फिर पूरे 3 साल और फिर एक्सटेंशन मिल जाए तो और 3 साल, वो कहाँ कहाँ से कमाते हैं वो पैसा, वो आपकी सोच है। यहाँ पर अक्सर जो साबिक फाटा है उसके मेम्बरान का भी बहुत जिक्र हुआ करता था कि वो तो मुंह मांगी बोली देकर और अपना वोट बेचा करते थे। इदारिया के आखिरी 2 पैराग्राफ्स की जानिब चलते हैं। इदारिया कहता है कि सेनेट के जो मुंतखब अरकान हैं, नेशनल असम्बली में तो हम अपनी गलती मानते हैं कि नेशनल असम्बली में लाए जाने वाले लोग हमारी गलती का शाखसाना होते हैं, मगर सेनेट में लाए जाने वाले लोग कहाँ से लाए जाते हैं, उनका क्या ताल्लुक है लेजिस्लेशन से, उनको अक्सर होने वाली कानून साजी का बिल्कुल पता नहीं होता, माँ सिवाय कुछ काबिल और लाइक सेनेटर्स के जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आते हैं। इदारिया कहता है कि पार्लियामेंट में वो लोग होने चाहिए जिनको नवाज, इमरान, जरदारी और किसी भी खुफिया हाथ से कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि वहाँ पर वो सेनेटर्स हों जो जानते हो कि लेजिस्लेशन क्या होती है। नाजरीन, ये थे आज के इदारिये। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप आगे किन इश्यूज़ के ऊपर व्लॉग्स देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन इश्यूज़ के ऊपर इदारियों के अलावा भी वीडियोस पर काम करना शुरू करूँ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी मज़ीद इदारियों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।